नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध देखने वाले हैं। ठीक है। इस निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह निबंध देखने से पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं इस शीर्षक पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो ऑडियो में था। आज हम वीडियो में आपके सामने ये निबंध फिर से लेकर आई हूँ और चर्चा का ये विषय है कि इस टॉपिक पर या इस शीर्षक को लेकर बहुत सारे जनों की उत्सुकता है और ये थोड़ा सा निबंध समझने में कठिनाई जाती है। वैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इसका वैज्ञानिक कारण कुछ और है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर निबंध लिखा है। वो निबंध एक प्रतीकात्मक है, हमें समझना है कि इसका मूल अर्थ क्या होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के शीर्षक के अंत में ही देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने देने का पूरा प्रयास किया है अपनी भाषा में, लेकिन इस निबंध के अंत में भी उन्होंने ये कहा है कि नाखून बढ़े तो बढ़े, लेकिन मनुष्य इसको बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य नाखूनों को काटता ही रहता है। अगर जन्म से लेकर अभी तक या जी रहे व्यक्ति मृत्यु तक नाखून बढ़ाएगा तो नाखून कितने बड़े हो सकते हैं, ये कभी सोचा है? तो नाखूनों को बढ़ना उसकी जो प्रवृत्ति है, उसको काटना भी मनुष्य की प्रवृत्ति है। वैसे मनुष्य हर उस चीज़ को काटता है जो उसके परेशानी का कारण बनता है। तो ऐसा ही कुछ नाखून के बारे में दिया गया है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये बता रहे थे, मैडम वीडियो तो हमने पूरा सुना, लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं यही पता नहीं है। वैसे वैज्ञानिक कारण ये कहता है कि हमारे नाखूनों के नीचे जो परत रहती है, जिसको कोशिकाएं बोल सकते हैं, उस कोशिकाओं के कारण नाखून बढ़ते रहते हैं और ये थोड़ा सा ग्लूकोज के कारण होता है। और ये प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति। मनुष्य है तो उसके नाखून बढ़ेंगे ही। मृत्यु के पश्चात नाखून बढ़ना बंद हो जाता है, जैसे शरीर का चलना बोलना बंद हो जाता है। लेकिन मनुष्य का एक ध्यान में रखना है, जितना शरीर सुदृढ़ रहेगा, अच्छा रहेगा, निरोगी रहेगा, उसके नाखून वैसे ही बढ़ते हैं। ज़्यादातर कहा जाता है कि नाखून धूपकाल के मौसम में बढ़ते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, वो एक अलग विषय रहा, लेकिन हम साहित्य के छात्र हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के शीर्षक में ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो उनको भी पता है कि ये सहज है, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है और मनुष्य के साथ इस नाखून के साथ उन्होंने एक प्रतीकात्मक दिया है। वैसे इस निबंध को आप, इस निबंध की जो शैली है उसको प्रतीकात्मक बोल सकते हैं। नाखून यहाँ मनुष्य की पार्श्ववर्ती के जीवन का प्रतीक है। अब मनुष्य की पार्श्ववर्ती या जो हिंसा है, मनुष्य के अंदर गलत या घृणा है, नफरत है, निंदा है, बहुत सारी भावनाएं होती हैं। उस भावनाओं को लेकर यहाँ चित्रित किया गया है। जैसे आज आधुनिक काल में शस्त्र अस्त्र बनाए जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर उन्होंने नाखून को एक शस्त्र के रूप में भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो चलिए इस निबंध को शुरुआत करते हैं। अब इस निबंध का विषय तो आप जानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी मनुष्य की पशुता की ये निशानी नाखून है और अस्त्र शस्त्र है। अब अस्त्र शस्त्र में तो बहुत सारा बदलाव हो गया है। आधुनिक काल में बहुत सारे अस्त्र आधुनिक रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन पहले प्राचीन काल में या आधुनिकता के पहले जो अस्त्रों का काम करते थे वो नाखून थे। अभी भी प्राणियों के जो नाखून थे या होते हैं वे अस्त्रों का काम करते हैं। ठीक है, मनुष्य के प्रवृत्ति के लिए थोड़ा सा अलग है। अब इस निबंध की कुछ विशेषताएं हम बोलेंगे, या इस निबंध में जो मुख्य रूप से जो चीज़ें आई है, जिसमें एक मानवतावादी स्वर है। मनुष्य के अंतर्गत जो भावनाएं होती हैं, कभी कभी मनुष्य पशु प्रवृत्ति के साथ अपने आप को ढालने लगता है, कुछ गलत करने लगता है, लेकिन मानवतावाद उसमें जब जागरूक होता है तो इस प्रवृत्तियों से वो छुटकारा पा लेता है। भारतीय संस्कृति का पक्ष इसमें आया गया है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक किस तरह संस्कृतियाँ बदलती हैं, रहन सहन में, बोलचाल में, भाषा में, या हमारे अस्त्र शस्त्रों में बदलाव हमें दिखाई देता है। प्राचीन एवं नवीन का समन्वय करने की कोशिश इस निबंध में लेखक ने की है।
व्यक्तित्व की छाप है। व्यक्तित्व की छाप मतलब लेखक के व्यक्तित्व की छाप हमें दिखाई देती है कि लेखक एक छोटी सी चीज़ को लेकर किस तरह सोचने लगते हैं और छोटी सी चीज़ के पीछे कितना बड़ा गहरा संबंध होता है, ये भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। भावतत्व की प्रधानता हमें इस निबंध की विशेषता लगती है। गवेषणात्मकता है, संक्षिप्तता है और भाषा शैली इसकी थोड़ी सी हमें एक संस्कृत निष्ठ जैसे या जिसको ठेठ हिंदी के रूप में बोल सकते हैं वो भी मिलती है, क्योंकि हिंदी यहाँ हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी की समझने में उतनी आसान नहीं जाती जो बोलचाल की नहीं है। साहित्यिक शुद्ध हिंदी के रूप में उन्होंने निबंध लिखा है। तो पाठकों को ये कहना होता है कि आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध हमें समझ में नहीं आया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो प्रतीकात्मक है। ठीक है, तो चलिए इस निबंध को शुरू करते हैं। लेखक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध में एक अपने ही जीवन का एक अनुभव, एक छोटी सी घटना जो सामान्य रूप से घटित होने वाली हर किसी के साथ घटित हो सकती है, उसकी चर्चा करते हुए सहसा बड़े से एक मनुष्य के जीवन मूल्यों को लेकर उसको साथ जोड़कर हमें एक थोड़े से बताने का प्रयास किया है। इस निबंध में वे कहते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न चिन्ह है, और यह छोटा सा प्रश्न उन्होंने उठाया है और उसके माध्यम से हमारे ध्यान में हमें उस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है कि मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ा लेने की जो सहज प्रवृत्ति है इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बोल सकता है कि मैं अपने नाखून बढ़ने नहीं दूंगा, उसको काट सकते हैं लेकिन वो तुरंत बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे, हम उसको काटते रहते हैं। ठीक है, अब ये उसकी पशुता की निशानी है, ऐसा लेखक ने कहा है। लेखक कहते हैं कि कई बार छोटे छोटे बच्चे ऐसे अक्सर प्रश्न पूछते कि ये क्या है, वो क्या है। ऐसा ही कुछ प्रश्न उनकी बेटी ने कहा था या पूछा था और उस प्रश्न का उत्तर देना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। एक दिन द्विवेदी जी ऐसी ही स्थिति में फंस गए थे जब उनकी छोटी लड़की ने उनसे प्रश्न किया गया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न तो बहुत छोटा सरल और एक बच्चे ने पूछा हुआ है, लेकिन उसका उत्तर स्वयं हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं दे पाते हैं, जिस तरह हम भी नहीं दे पाते कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। वैसे ये सहज प्रवृत्ति है, मनुष्य है तो नाखून बढ़ेंगे, अगर प्राणी भी हैं तो जीवित जो भी प्राणी हैं तो उसके नाखून अलग अलग प्रकार के होते होंगे, लेकिन नाखून बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मनुष्य के बारे में बात की गई है, तो ये प्रश्न सोचकर वे थोड़े द्विधा में पड़ गए थे कि इसका उत्तर क्या दिया जाए। एक दिन 2 दिन उन्होंने ऐसे ही उस पर सोचा, तीसरे दिन भी उन्होंने सोचा, लेकिन नाखून आप काटते रहो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन ज़रूर बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, हर तीसरे दिन बढ़ते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इस बात को कोई नहीं जानता कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। व्यक्ति यदि इन नाखूनों को काट देता है तो ये फिर निर्लज की भांति और बढ़ते रहते हैं, अपराधी की भांति बढ़ते रहते हैं। थोड़े समय में खाली छोड़ने के बाद सेंध लगाकर जैसे हाजिर हो जाते हैं, ऐसा लेखक ने कहा हुआ है। आखिर ये नाखून इतने बेशर्म, इतने निर्लज, बेहया क्यों होते हैं, ऐसा प्रश्न लेखक ने किया है। कुछ लाख वर्षों पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, हम जानते हैं कि मनुष्य का जो आदिकाल रहा है तो जंगल में वो वास्तव करता था, तब नाखून मनुष्य के लिए एक जीवन रक्षक का काम करते थे। उन दिनों जब मनुष्य को अपने प्रतिद्वंदियों से जूझना पड़ता था, नाखून उसके लिए अत्यंत आवश्यक जो अंश का काम या अस्त्र का काम करते थे। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसके जीवन रक्षक अस्त्रों में जैसे बदलाव या परिवर्तन आता गया। जीवन रक्षक अस्त्र के रूप में मनुष्य ने शुरू में जैसे नाखून का प्रयोग किया, बाद में पत्थरों का प्रयोग किया, फिर पेड़ की डालियों का प्रयोग किया। तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन तो समाज का नियम है और वो होता रहा। जैसे हम श्री राम या हम रामायण देखते हैं तो श्री राम की वानर सेना ने ऐसे ही अस्त्रों का प्रयोग किया था। इसके बाद मनुष्य ने प्राणियों के हड्डियों से अस्त्रों का निर्माण किया या वज्र का निर्माण किया। देवराज इंद्र की आप कथा जानते होंगे, जिन्होंने महर्षि दधीचि जी के हड्डियों के वज्र से राक्षसों का वध किया था। अब वहाँ उन्होंने राक्षसों को पराजित किया था। अस्थि युग के पश्चात मनुष्य ने धातु युग में प्रवेश किया और उसके बाद लोहा आदि धातुओं से उन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने धातुओं में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाए, जिसमें नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस आदि को जैसे इंद्र ने जैसे ही वज्र से जिस तरह परास्त किया, वैसे ही आज नखबर मनुष्य ने बंदूक, टॉम्प,
बम, बम वर्षक, वायुयान या एटम बम जैसे भयंकर घातक अस्त्रों का निर्माण किया हुआ है। उसके नाखून आज भी बढ़ते रहते हैं, फिर भी उसका उपयोग आज नहीं किया जाता। आज बड़े बड़े अस्त्र हमारे सामने आ गए हैं। प्रकृति बढ़ते समय ये जो प्राकृतिक सहजता है, इसको नाखूनों के माध्यम से मनुष्य को ये याद दिलाता है कि लेखक कि वह आज भी हिंसक पशु की भांति नख और दंतावलंबी जीव है, क्योंकि दांतों का भी प्रयोग करता है और नाखून का भी प्रयोग करता है, और ये इसका प्रयोग होता है, लेकिन आज उसका प्रयोग आत्मरक्षा के लिए नहीं होता। आत्मरक्षा के लिए हम अस्त्र शस्त्र यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। पहले ज़माने में इसका ही प्रयोग अस्त्र शस्त्र के माध्यम से ने उसके लिए किया, उसके पर्यायी रूप में किया जाता था। निबंधकार यहाँ ये बताना चाहता है कि शायद अब मनुष्य नाखून को नहीं चाहता है, इसलिए वह अपने बच्चों को नाखून काटने की सलाह देता है। आजकल नाखून जो बढ़ाए हुए वो अच्छा नहीं लगता, गंदगी है ऐसा लगते हैं। इसको काटने की सलाह स्कूल में भी दी जाती है बच्चों को कि नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए, उसको काटना चाहिए। मनुष्य नहीं चाहता कि आदिम युगीन जो बर्बरता है का जो कोई भी चिन्ह उसमें रहे, और हम आधुनिक दिखना चाहते हैं, मॉडर्न दिखना चाहते हैं, हम पुराने दिखना नहीं चाहते। परंतु यहाँ हिरोशिमा जैसे हत्याकांडों को देखकर लेखक ने कहा है कि मनुष्य ने अभी अपनी पाश्विक हिंसक वृत्ति का त्याग नहीं किया है। भले ही हम नाखूनों को काट देते हैं, लेकिन अंतर्गत जो पशुता हमारे अंदर है, इसको हमने नहीं काटा है। वो अभी भी हमारे भीतर जैसे जीवित है, और वो है हिंसावर्ती मनुष्य का जैसे स्वभाव है। कम ज़्यादा तौर पर वो हिंसावर्ती हमें दिखाई देती है, लेकिन वो स्वभावगत है। इसलिए मनुष्य के नाखून बार बार काटे जाने पर भी उसका बढ़ना, उसकी गति रुकती नहीं है। आप कितना भी काटो वो बढ़ती जाती है। जैसे हनुमान जी की मूँछ, जिसको कितना भी कपड़ा जैसे लगाने की कोशिश रावण द्वारा किया जाता है, उसको जलाने की कोशिश की जाती है, उसकी मूँछ समाप्ति ही नहीं थी, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप कितनी कोशिश, आप घास का उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। घास भी एक प्रवृत्ति है, और वो एक ऐसी प्रवृत्ति है, वह सहज है। आप कितना भी काटने की कोशिश करो, उसकी जड़ें तक हिला दो, लेकिन घास हर जगह आपको दिखाई देगी, वो उगेगी ही उगेगी। उसी तरह नाखून को कितना भी काटो, वो एक तरह से उगेगी ही उगेगी, और मनुष्य की भयंकर पार्श्ववर्ती के जीवंत प्रतीक है, ऐसा लेखक ने कहा हुआ है। अब भारत में भारतवासियों का एक स्वभाव रहा है कि एक उनके अंदर एक गुण है, उस गुण में निम्नगामिनियों वर्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भी मानवोचित बनाते रहे हैं। नीचे खींचना मतलब उसके पैर खींचना या पीछे धकेल देना। यही कारण है कि 2000 वर्ष पूर्व रचे गए कामसूत्र में विलासी नागरिकों द्वारा सुकुमार विनोद के लिए त्रिकोण, वर्तुलाकार या चंद्राकार, दंतुल आदि अनेक प्रकार के नाखूनों को जैसे आकार देने की प्रवृत्ति थी। नाखूनों को अलग अलग प्रकार के जैसे आकार देते थे। आज भी फैशन के तौर पर लड़कियां नाखून, कृत्रिम नाखून लगाती है, उसको आकार देती है ना। तो ये एक प्रवृत्ति है जिसको फैशन के तौर पर आज पर भी बढ़ाया जाता है। तो नाखून काटने का जैसे उल्लेख मिलता है, क्योंकि आदिम युग में ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसको डिज़ाइन करने का, वर्तुलाकार, चंद्राकार या दंतुल उसका आकार देने का, ये हम कामसूत्रों में पढ़ते हैं। प्राणी वैज्ञानिकों का यह मत है कि मानवचित्त की भांति मानव शरीर में नाखून का बढ़ना, केशों का बढ़ना, दांतों का दोबारा आना तथा पलकों का गिरना आदि कुछ ऐसी सहज प्रवृत्तियां हैं, उसको अनायास बोल सकते हैं, और शरीर के अनजाने में भी अपने आप वो काम करते रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दांत बचपन में एक बार गिरते हैं, दोबारा आ ही जाते हैं। हमारे बाल, हम जैसे उसको काटे तो भी वो बढ़ते रहते हैं, तो बालों का भी वैसा ही है, दांतों का भी दोबारा आना है। इस तरह ही उन्होंने कहा कि पलकों का गिरना भी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति के साथ ये सहज होता है। मनुष्य ने ये जान लिया है कि मनुष्य नाखून को काटने की प्रवृत्ति जो मनुष्य की मनुष्यता का चिन्ह है, और पशु बनकर यह प्रगति नहीं कर सकता, इसीलिए उसने पशुता को छोड़ दिया है, और नाखून के रूप में कुछ चिन्ह उसके भीतर अभी अवश्य शेष है। नाखून उन्हीं चिन्हों के प्रतीक है, और उन चिन्हों के रहते हुए मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। नाखून अर्थात अस्त्र बढ़ाने के बारे में लेखक ने कहा है।
या अर्थात अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मानवता और विरोधनी है, क्योंकि आज भी देश देश में अपने अस्त्र शस्त्र बढ़ाने में हमारा या हर कोई देश लगा हुआ है, क्योंकि सुरक्षा चाहता है। तो सुरक्षा के लिए अस्त्रों का अपने साथ रहना उनको अच्छा लगता है, उनको एक संरक्षण लगता है। इसलिए ये प्रवृत्ति है। लेखक की छोटी लड़की द्वारा ये उठाया गया ये सबसे बड़ा प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तथा लेखक द्वारा पूछा गया प्रश्न कि ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। वास्तव में एक ही प्रश्न की ये दो रूप है, दोनों एक ही उत्तर के हैं कि नाखून और अस्त्र शस्त्रों का बढ़ना जैसे पशुता की निशानी है। पशुता की इस निशानी को स्व के बंधन द्वारा ही मिटाया जा सकता है। अब भारतीय परंपरा महिमामयी उत्तराधिकारी जो है या उत्तर अधिकार जो संपन्न या संस्कार जिसको हम बोलेंगे वो उज्जवल रहा है। अनजाने में ही भारतीय मानस में स्व जिसको बोलेंगे हम अपने लिए अहंकार के बंधन को ही महत्व देता है। इसलिए अंग्रेजी में जिसे हम इंडिपेंडेंस कहेंगे कहा जाता है, भारतीय उसे स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आज़ादी या स्वराज्य कह सकते हैं। वास्तव में स्व का बंधन स्वीकार करना हमारी संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है। हम स्वराज्य में जीना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, हम आज़ाद होकर जीना चाहते हैं। भारत में अनेक जातियाँ आकर बसी हैं, हमें पता है, और उन सभी सभ्यताओं में या दृष्टिकोणों में हमें अलग अलग भेद भी दिखाई देता है। अनेक जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना जैसे बहुत बड़ा कठिन कार्य है, परंतु हमारे ऋषि मुनि ने ये देखा है कि सभी जातियों, वर्णों या सभी सभ्यताओं या धर्मों का एक आदर्श समान है। वह आदर्श है कि अपने आप को बंधनों में बांधना। हम अपने आप को बंधनों में बांधते रहते हैं। संयम है, संवेदना है, तप है, ज्ञान है, श्रद्धा है, अक्रोध है, सत्याचरण है आदि जो सद्गुणों के कारण मनुष्य पशुओं से भिन्न है। हम सोचते हैं, हम बोलते हैं तो हम पशुओं से भिन्न हैं। हमारी भाषा है तो हम बोलते हैं, ये सबसे बड़ा भिन्नता का प्रमाण है। महाभारत में इन्हीं गुणों को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। गौतम बुद्ध का भी लेखक ने उदाहरण दिया है, और गौतम बुद्ध ने भी सबके सुख दुख को सहानुभूति पूर्वक देखने को ही मानवता कहा है, मानवतावाद कहा है। यही आत्मनिर्मित बंधन मनुष्य को जैसे मनुष्य बनाता है और मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करने वाला ये निबंध है। हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि गांधी जी ने भी स्व के बंधन को ही सुख समृद्धि का आधार माना था। वे कहते थे कि बाहर नहीं भीतर देखो, क्योंकि हम स्व के अंदर देखना चाहिए, भीतर देखना चाहिए। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या या झूठा जो है उसको हटाओ। हमारे मन के अंदर जो पर्दा गिरा हुआ है झूठ का, ठगने का, उस पर्दे को हटाओ। क्रोध और द्वेष जो होता है उसको दूर करो। लोग के लिए कष्ट सहो, क्योंकि दूसरों के लिए कष्ट सहने की आदत डालो। प्रेम की बात सोचो, क्योंकि आत्मपोषण की बात सोचो। लेकिन स्व के बंधन के समर्थक गांधी जी को गोली मार दी गई, हिंसा से उनको मारा गया। ये हमें थोड़ा सा सोचने लायक है। प्राणी शास्त्रियों का मत है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मनुष्य की पशुता समाप्त हो जाएगी और वह मारक अस्त्रों का प्रयोग बंद कर देगा। अब लेखक ने ऐसा सोचा है तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो दिन कब आएगा पता नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम छोटे बच्चों को ये समझाएं कि नाखून ही मानवता का आदर्श है, बल्कि उसको पशुता नहीं बोलना है, आदर्श है। क्योंकि विनाशकारी मार्ग अस्त्रों तथा बाहरी उपकरणों का संचय करके मनुष्य सफलता तो प्राप्त कर सकता है, चरित्रता नहीं। क्योंकि हम नाखूनों को अभी नहीं देख रहे, उसको काट रहे हैं, लेकिन अंदर की जो पशुता है वो बाहर निकाल रहे हैं। अस्त्रों की, शस्त्रों की क्या ज़रूरत है, ऐसा लेखक को लगता है। हमारे अस्त्र तो हमारे पास है, इससे बढ़कर और अस्त्र बनाने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि हम सो को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भीतर नहीं देख रहे, हम बाहर देख रहे हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर देखने लगेगा तो पशुता का जैसे ख़त्म हो जाएगी। और नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा,
क्योंकि नाखून का बढ़ना मनुष्य की पशुता का चिन्ह है। और यहाँ उन्होंने कहा है कि विनाशकारी जैसे मार्ग अस्त्रों का या शत्रु का बाहरी उपकरणों का संचय करना मनुष्य के लिए सफलता तो दे सकता है कि उसका चरित्र नहीं निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन की सफलता उसके प्रेम, त्याग, बलिदान या मैत्री में ही है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए, उसको मनुष्य नहीं बढ़ने देगा। और निर्धारित आत्मबंधन ही मनुष्य को जैसे चरितार्थ था को बढ़ा देता है और उसकी ओर ले जाता है। नाखून लेखों को लगता है कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए, ये उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य उसको बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि पशुता को बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये मनुष्य का अपना धर्म है, मनुष्य का अपना कर्तव्य, तभी तो मनुष्य मनुष्य बनता है, ऐसा लेखक ने कहा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपको इस नाखून क्यों बढ़ते हैं इस छोटे से वाक्य का उत्तर मिल गया होगा, ये आशा करती हूँ। अगर नहीं मिल गया है तो आप दोबारा ये वीडियो शांति से अकेले बैठकर सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये निबंध समाप्त हो जाता है। आप लोगों को ये निबंध कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी आपको किस रचना पर या किस कृति पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे। आपको अगर नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर नोट्स ले सकते हैं। और भी मेरा नया यूट्यूब चैनल है डॉक्टर वर्षा मोरे पौड़े, देवनागरी लिपि में उसको सर्च कीजिए। उसमें एक वीडियो मैंने दिया है हिंदी के फ्री नोट्स, हिंदी नेट के फ्री नोट्स, तो वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने अपना नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, और उस पर जाकर आप एक इकाई के किसी भी एक इकाई के नोट्स फ्री में पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।